नमस्कार और स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने ना पूरी दुनिया में पैसों को लेकर हमारी सोच ही बदल दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की। तो चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब भी हम ऑनलाइन पैसे भेजते हैं तो बीच में कोई ना कोई तो होता ही है ना? जैसे कोई बैंक या कोई पेमेंट कंपनी, मतलब एक भरोसेमंद बिचौलिया चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम सीधा एक इंसान से दूसरे इंसान को बिना किसी थर्ड पार्टी के एकदम सेफ तरीके से पैसे भेज पाएं? बस इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढा जा रहा था। और फिर साल 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति या शायद एक ग्रुप ने, जिनकी असली पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है, एक सॉल्यूशन पेश किया। उन्होंने एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम बनाया, जिसे आज हम सब बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। ये थी दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। मतलब कि इसे कोई एक बैंक या कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बिटकॉइन बिना किसी बैंक के ये सब कर कैसे पाता है? इसका जवाब छुपा है इसकी कोर टेक्नोलॉजी में, जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन। तो ये ब्लॉकचेन आखिर है क्या चीज़? देखिए, इसे एक पब्लिक डिजिटल बही खाते की तरह समझ सकते हैं, जिसकी हजारों कॉपीज नेटवर्क पर हर कंप्यूटर के पास होती हैं। अब जब भी कोई लेन देन होता है तो उसे एक ब्लॉक नाम के पन्ने पर दर्ज कर लिया जाता है, और एक बार कुछ दर्ज हो गया ना, तो उसे बदलना या हटाना लगभग नामुमकिन है। और जानते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये किसी एक इंसान पर भरोसे की जरूरत को ही खत्म कर देता है और विश्वास सीधा टेक्नोलॉजी में डाल देता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, पारदर्शी है और बेहद सिक्योर है। चलिए इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी ने बिटकॉइन भेजा, तो सबसे पहले एक लेन देन शुरू होता है। इसके बाद दुनिया भर में फैले हजारों कंप्यूटर ये वेरीफाई करते हैं कि ये लेन देन सही है या नहीं। जब कंफर्म हो जाता है तो इस लेन देन को दूसरे लेन देनों के साथ एक ब्लॉक में पैक कर दिया जाता है, और आखिर में इस नए ब्लॉक को मौजूदा ब्लॉक्स की चेन से हमेशा के लिए जोड़ दिया जाता है। और बस लेन देन पूरा हो गया, और अब यह हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, ये नए बिटकॉइंस आते कहाँ से हैं? और हाँ, इस पूरे नेटवर्क को सुरक्षित कौन रखता है? इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है, माइनिंग। बिटकॉइन माइनिंग की तुलना ना अक्सर सोने के खनन से की जाती है, और ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। सोचिए, जैसे जमीन से सोना निकालने में मेहनत लगती है, ऊर्जा लगती है, और क्योंकि सोना लिमिटेड है इसलिए वो कीमती है। बिल्कुल वैसे ही बिटकॉइन माइनिंग में पावरफुल कंप्यूटर्स बहुत ही मुश्किल गणित की पहेलियां सुलझाते हैं। इसी प्रक्रिया से लेन देनों की पुष्टि होती है और इनाम के तौर पर नए बिटकॉइन बनते हैं। यही मेहनत नेटवर्क को सुरक्षित भी बनाती है और नए कॉइन्स को वैल्यू भी देती है। तो देखा जाए तो माइनिंग के दो मुख्य काम हैं। पहला, ये नए बिटकॉइन को चलन में लाता है, और दूसरा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। ये पक्का करता है कि हर लेन देन एकदम सही हो और कोई भी एक ही बिटकॉइन को 2 बार खर्च ना कर सके। इस पूरी प्रक्रिया को प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंप्यूटर को ये साबित करना होता है कि उसने पहेली सुलझाने के लिए वाकई में मेहनत की है, तभी उसे इनाम मिलता है। और एक और बात जो बिटकॉइन को बहुत अनोखा बनाती है, वो है इसकी लिमिटेड सप्लाई। पूरी दुनिया में कभी भी 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बिटकॉइन नहीं होंगे। ये लिमिट इसके कोड में ही लिखी हुई है, और ठीक सोने की तरह ये जो लिमिटेड सप्लाई है, यही इसके मूल्य का एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए अब सिक्के के दोनों पहलुओं को भी देख लेते हैं। हर टेक्नोलॉजी की तरह बिटकॉइन के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदों की बात करें तो इसकी लिमिटेड सप्लाई इसे महंगाई मतलब इन्फ्लेशन से बचाती है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी किसी एक संस्था का इस पर कंट्रोल नहीं है, और इसमें लेन देन की फीस भी कम हो सकती है। वहीं नुकसान ये है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है, माइनिंग में बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है, इसका इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए भी किया गया है, और एक्सचेंज हैक होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। अच्छा, तो अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वो उन्हें रखते कहाँ हैं? इसके लिए एक डिजिटल वॉलेट की जरूरत होती है, जिसे वॉलेट कहते हैं। अब हर वॉलेट में 2 तरह की कीज यानी चाबियां होती हैं। एक होती है पब्लिक की, ये बिल्कुल बैंक अकाउंट नंबर की तरह है, कोई भी इस पर बिटकॉइन भेज सकता है। लेकिन दूसरी होती है प्राइवेट की, और ये पासवर्ड या तिजोरी की चाबी जैसी है।
ये बिल्कुल सीक्रेट होती है और जिसके पास ये है, असल में बिटकॉइन का मालिक भी वही है। इसलिए अपनी प्राइवेट की को सुरक्षित रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। वॉलेट भी मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हॉट वॉलेट। ये हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, जैसे मोबाइल या डेस्कटॉप ऐप। ये रोज के छोटे मोटे लेन देन के लिए बहुत सुविधाजनक हैं। दूसरी तरफ होते हैं कोल्ड वॉलेट। ये ऑफलाइन होते हैं, जैसे एक पेन ड्राइव। इन्हें लंबी अवधि के लिए ज्यादा मात्रा में बिटकॉइन सुरक्षित रखने के लिए बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन हैकिंग से बचे रहते हैं। एक बात तो साफ है, बिटकॉइन ने पैसे, विश्वास और मूल्य के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका पेश किया है। अब ये सही है या गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्या हमें सच में पैसों के लिए बैंकों जैसे बिचौलियों की जरूरत है या टेक्नोलॉजी ही हमारा नया भरोसा बन सकती है? भविष्य कुछ भी हो, पर ये रोमांचक जरूर होगा।